वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। आज क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड पेडागोगी में पूछे गए थे पेपर 1 में। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इंकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम बच्चों में कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकें या फिर उसकी डेवलपमेंट कर सकें। तो पहला ऑप्शन है, गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड इंकरेज दैम टू यूज रीजनिंग, यानी कि हम उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे और उनको ये प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे कि वो ताकि अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर सके, चाहे विभिन्न पक्षों में हो सकता है उस तरह से। सेकंड में बोला हुआ है कि यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, यानी कि हम उनको क्या करेंगे, उनको पनिशमेंट देंगे तब तक जब तक वो अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बदल नहीं लेते, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से बदल नहीं देते। तो इसमें पनिशमेंट की बात बोल रहे हैं। थर्ड ने बोला हुआ है कि न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन द ओन विदाउट एनी रिफरेंस टू द ओल्ड वन, यानी कि उनको अपने जो नए कॉन्सेप्ट है उसको पुराने कॉन्सेप्ट से नहीं, उस हिसाब से नहीं बदलना चाहिए, बल्कि नए कॉन्सेप्ट को हम उसे समझाएंगे और उनके पुराने कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं देंगे। फोर्थ ने बोला है कि रिप्लेस द स्टूडेंट इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज, यानी कि हम क्या करेंगे, उनकी जो धारणा बनी हुई है ना, इनकरेक्ट आइडियाज बने हुए हैं उसको हम सही करेंगे और उनको याद करवाएंगे। तो देखो, अगर हमको किसी बच्चे को अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं तो हमको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देने चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए, जो इसने फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ था। बाकी जो ऑप्शन में सेकंड और थर्ड और फोर्थ ने बोला था कि सेकंड ने बोला हुआ था कि हमको उनके कॉन्सेप्ट पनिशमेंट की बात कर रहे थे, थर्ड ने बोला हुआ था कि हमें उनके कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा चेंज करना, नए कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए, उनके पुराने कॉन्सेप्ट, तो पुराने कॉन्सेप्ट को भी लेके चलेंगे, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा, तो उसको तो लिया ही जाएगा। फोर्थ ने बोला हुआ था कि उसके जो नए आइडियाज़ हैं, इनकरेक्ट आइडियाज़ हैं, तो देखियो हम उनकी भ्रांतियों को ना इनकरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनकी क्षमता के आधार पे, बौद्धिक क्षमता के आधार पे होता है। हम उसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, उसको करेक्ट करवा सकते हैं। और मेमोराइज करना तो नहीं होता, हम उसको जितना तर्क करके एग्जाम्पल देके जितना अच्छे से समझाते हैं उतना बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोर इफेक्टिवली इन एन एटमोसफियर, यानी कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, जो ये 5th क्लास के नीचे बच्चे आते हैं, वो सबसे अच्छा कौन से माहौल में सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन बोला हुआ है कि वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी कोग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जहाँ पर बच्चों का जो हमारा क्या फोकस होगा कि बच्चों को जो संज्ञानात्मक स्किल्स होते हैं, ये जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स के, उस पर ही हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग आंसर्स एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पैसिव रोल, यानी कि हम क्या करेंगे, बच्चों यहाँ पे एक हम टीचर क्या करेगा, एक लीडर की तरह आता है, वो मतलब अथॉरिटी के पोजीशन में आता है और बच्चों को एज अ पैसिव रोल में सिखाता है, यानी कि बच्चे क्या है, बच्चे सिर्फ मूक दर्शन बन के रह सकते हैं, कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करें। पैसिव रोल मतलब कि जहाँ पर उनका वो रोल एज अ, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक एक्टिव नहीं रहते, पैसिव होते हैं। थर्ड ने बोला हुआ है कि वेयर देयर इमोशन नीड आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, यानी कि हम उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे जहाँ पे उनकी जो भावनात्मक पक्ष हैं उसको समझा जाएगा और उसी के हिसाब से उनकी वैल्यू की जाएगी। तो देखिए, ये ऑप्शन हमें करेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो बच्चे होते हैं 5 साल के 5th स्टैंडर्ड्स के नीचे, उनके अंदर आप उन्हें भावनात्मक रूप से जितना अच्छे से संभालेंगे उतना ही सही है। अगर आप उनको, जो फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिख रहा था कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में, तो वो खाली रीडिंग और राइटिंग और मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, बल्कि इस स्टेज में तो बच्चों को हमें अच्छे से भावनात्मक रूप से संभालना पड़ेगा। और फोर्थ में क्या दे रखा है कि वेयर द टीचर इज ऑथोरेटिव, देखो इसमें ऑथोरेटिव की बात कर रहे हैं, तो ऑथोरेटिव के वर्ड से ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर एक टीचर अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाता है तो उसका वो नियंत्रण में आ जाता है। अगर बच्चों को आप खुली सोच नहीं दोगे, आप उसको उसकी क्या बोलते हो, उसकी कैपेसिटी को निखारने, अगर आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाते हो तो वो करेक्ट नहीं होता। एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन, यानी कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, आपको उसे खेल खेल के सिखाना है, तो आप अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं आ सकते। इस वजह से हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, सेकेंड और फोर्थ है, वो इनकरेक्ट हो जाता है। खाली जो ऑप्शन नंबर थर्ड में बोला था इमोशनल नीड्स के बारे में, वो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ चाइल्ड सी अ क्राउ फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड से
अ बर्ड, यानी कि एक बच्चा जो है वो देख रहा है कि एक जो विंडो के बाहर एक पंछी उड़ के जा रहा है। तो उसको देखने के बाद वो बोलता है एक पंछी, ठीक है, एक कौवे को देखने के बाद वो एजम्पशन लगा चुका है कि वो एक पंछी है। वट डज दिस स्टेटमेंट अबाउट द चाइल्ड थिंकिंग, अब यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि अब जो उसने ये चीज़ देखी है उसके बारे में जो उसने सोचा है, तो ये क्या बता रहा है। तो पहला है कि चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर मेमोरीज, यानी कि उस बच्चे के पास पहले से उस पंछी के बारे में, फिर उस कौवे के बारे में कोई मेमोरी, उसके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रखी है। सेकंड में बोला हुआ था है कि द चाइल्ड हैज़ डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड, यानी कि जो बच्चा है वो एक बर्ड का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुका है। थर्ड में बोला हुआ है कि द चाइल्ड हैज़ डेवलप सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला हुआ है कि अब बच्चा जो है ना वो जो अपने एक्सपीरियंस है, जो उसने उस चीज़ को देख के समझा है, उसको बताने में अपनी भाषा में सक्षम हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये बातें सारी ही करेक्ट है, क्योंकि उसकी इसमें जो जीन पियाजे की बात होती है कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है ना, ये सब बातें, और उसकी कॉन्सेप्ट भी ठीक है, तो ये सब हमको साफ साफ दिख रहा है, और उसने भाषा का भी यूज़ किया है अपनी बातों को बताने के लिए। इस वजह से ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं। और अगर हम अपने ऑप्शंस में देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ये तीनों बातें हमारे सामने साफ साफ आ रही हैं, इसलिए ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, विच इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इंकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए इसमें ये पूछा हुआ है ना कि अगर एक अध्यापक को विद्यार्थी को अगर आंतरिक रूप से अभी प्रेरित करना है, आंतरिक रूप से मतलब जब एक बच्चे को अंदर से ही कुछ जिज्ञासा हो किसी चीज़ को करने के लिए, जो दो अभिप्रेरणा यानी कि दो मोटिवेशन की बात होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ओके, तो इसमें इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जहाँ पे बच्चे आंतरिक रूप से किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो लाइन्स दे रखी है वो कौन सा करेक्ट होगा आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफ़ी, यानी कि आप अपना काम बहुत तेज़ी से कीजिए ताकि आपको टॉफ़ी मिले। देखो तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रहा है कि कोई बाहर से हमको बाहरी तरीके से टॉफ़ी दे रहा है, तो ये तो साफ तरीके से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है, बाहरी प्रेरणा की बात हो रही है। सेकंड ने बोला है ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, यानी कि तुम ये कर सकते हो तभी तुम सीखोगे, है ना। तो देखो और ऑप्शन देखते हैं। फिर थर्ड ने बोला है कि कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, यानी कि जल्दी काम पूरा करो वरना वो पूरा कर लेगी या फिर वो पूरा कर लेगी। ओके, ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम किसी बाहर के तरीके से किसी बाहर तत्व को लेके उसे समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग है। फोर्थ में बोला है कि वाई कांट यू बी लाइक हिम, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। सी ही हैज़ डन इट परफेक्टली, देखो उसने बहुत अच्छे से किया है काम को। तो देखो यहाँ पर भी हम एक बाहरी उद्दीपक को लाके समझा रहे हैं, एक एक्सटेंटिव मोटिवेशन को लाके समझा रहे हैं, इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जबकि जो सेकंड ने बोला हुआ था कि ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, तुम करो तभी तुम सीखोगी, यानी कि तुम अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज़ ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, जो एक आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हाउ कैन अ टीचर इंकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी कि देखो यहाँ पे फिर से मोटिवेशन की ही बात हो रही है, और वो भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, जो आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हम करते हैं। और इसमें यही बोला हुआ है कि एक अध्यापक कैसे एक विद्यार्थी को इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए लर्निंग, जब उसको सीखना है तो कैसे प्रेरित करेगी उसको अधिगम करने के लिए, लर्निंग करने के लिए। तो पहला है कि बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स देयर मास्टरी, यानी कि अध्यापक क्या करेगी, उसको एक गोल्स को सेट करेगी ताकि उसको मास्टर कर सके। सेकंड में बोला हुआ है कि बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स सच एज टॉफीज, तो देखो इसमें रिवॉर्ड्स की बात हो रही है, टॉफी की बात हो रही है, तो ये एक्सटेंसिक की बात यानी बाह्य उद्दीपक की बात हो जाती है, बाहरी तरीके से एक्सटेंटिवली हम उसकी बात करें मोटिवेशन की। थर्ड में है बाय इंड्यूसिंग एंग्जाइटी एंड फियर, यानी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, डर उनमें भय की भावना को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी कुछ ये तो मोटिवेशन का पार्टी हमें ऐसी रॉन्ग लग रहा है। फिर बोला हुआ है कि बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उनको कॉम्पिटिटिव टेस्ट के बारे में बताइए उनको, तो ये भी कुछ आंतरिक की अभिप्रेरणा की बात नहीं है। यानी खाली ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है कि यहाँ पे बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को मास्टर कर सके, उसकी जो आंतरिक रूप से जो वो किसी चीज़ को करने की
कोशिश कर रहा है, मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम, यानी कि एक एलिमेंट्री क्लासरूम में एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू मोटिवेट, यानी कि फिर से इसमें मोटिवेशन की बात हो रही है कि हम कैसे बच्चों को अभी प्रेरित कर सकते हैं। तो पहला है कि बाय यूजिंग पनिटिव मेजर सो दैट दे कैन रिस्पेक्ट द टीचर। देखो यहाँ पे सीधा पनिशमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप पनिशमेंट तो ऐसी अलाउड नहीं होती है स्कूल्स में, है ना। और सेकंड में बोला है कि टू परफॉर्म सो दैट दे कैन गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन, है कि आप क्या कर सकते हो, उनको मार्क्स लेने के लिए प्रेरित कर सकते हो, टू परफॉर्म, ताकि वो अच्छा गुड मार्क्स लेने के लिए प्रेरित हो एग्जाम के एंड में। तो ये भी कुछ मुझे तो सॉरी ये नहीं दिख रहा है सही, क्योंकि इंटेंसिव का पार्ट कैसे हो सकता है, ये मार्क्स लाना ये सब तो एक्सटेंसिव, ऐसे मतलब बाहरी उद्दीपक हो सकते हैं, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ इंटेंसिक, राइट। तो ये उसका पार्ट नहीं है। तो थर्ड में क्या बोला है कि टू लर्न सो दैट दे बिकम द क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ऑन सेक, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि वो ऐसे उन्हें सिखा सकते हो ताकि वो चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित हो, और अपने जो खुद के जो वो अधिगम कर रहे हैं ना, जो लर्निंग कर रहे हैं, उसे बहुत अपने जो लर्निंग से वो सीख सकें। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो अगर आप बच्चों को ये सिखा दोगे कि वो खुद से ही जो अधिगम कर रहा है, जो भी सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, वो खुद से उसे अच्छा लगेगा, उसे करने के लिए प्रेरित होगा, तो वो उसे बाहरी किसी भी उद्दीपक की जरूरत नहीं होगी, या फिर किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। और देखो फोर्थ में तो सीधा रोड मेमोराइजेशन की बात हो रही है, टू रोड मेमोराइज सो डैट दे बिकम अ गुड एट रिकॉल, यानी कि हम उनको रट्टा मरवा दें ताकि उनको याद करने में आसानी हो। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप रट्टा नहीं मरवा सकते, और रट्टा मरवाना कोई यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मोटिवेशन नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस, यानी कि इनमें से कौन सा, अगर हमें बच्चों को बच्चों को अगर अच्छे से स्कूल में पढ़ाना है, इफेक्टिव प्रैक्टिस, तो इसमें से कौन सा एक उदाहरण सही है। तो पहला है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यानी कि हम एक इंडिविजुअल लर्निंग मतलब कि खुद ही बच्चों की जो लर्निंग होती है, एक स्पेसिफिक बच्चों की एक आंतरिक मतलब एक सभी को बच्चे नहीं, एक स्पेसिफिक एक बच्चे एक स्टूडेंट के लिए हम उनको पढ़ाएंगे। सेकंड है कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, यानी कि हम स्कूल क्लासरूम में एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जहाँ पे कंपटीशन यानी प्रतियोगिता की भावना हो। तो देखो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको हर बच्चे के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है। फिर है कॉन्स्टेंट कॉम्पेरेटिव एवोल्यूशन, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि इसमें ये बोल रहा है कि लगातार जो बच्चों का एवोल्यूशन होगा ना, वो कंपेरेटिव, यानी कि उनकी अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, सभी बच्चों को हम कंपेयर करेंगे उनके एवोल्यूशन को, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। फिर है कॉपरेबल पनिशमेंट, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि कॉपरेबल पनिशमेंट पनिशमेंट तो कभी भी ठीक नहीं होता अगर आप इफेक्टिव लर्निंग प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा मतलब इंडिविजुअलाइज लर्निंग हमें करेक्ट इसलिए दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर इंडिविजुअलाइज लर्निंग करवाते हैं तो सारे मतलब पॉइंट्स हमको सामने दिख रहे हैं कि हम उसको कैसे हेल्प करवा सकते हैं, हम उसको लर्निंग में कैसे अच्छे से करवा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि द सैप्लो कैजुअल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन, यानी कि जो सैप्लो कैजुअल डायरेक्शन होती है, जो विकास की हम सिद्धांत पढ़ते हैं, जो डिफरेंट है, राइट। तो उसमें भी एक जो पॉइंट है सैप्लो कैजुअल प्रिंसिपल सिद्धांत, इसके हिसाब से जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। तो देखो पहला है कि हेड टू टो, तो देखो हमें बस इतना याद करना पड़ेगा कि अगर आपको सीधा पता होगा कि सैप्लो कैजुअल प्रिंसिपल क्या होता है, कि उसमें ये होता है कि आपका जो विकास होगा ना, जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो शारीरिक विकास होता है, वो सर से पैर की तरफ होती है, और उसमें ये होता है कि पहले आपका सर, फिर आपका धड़, सर धड़ इस तरह से होता है, जो आपके सर से लेके पैर तक चलता है। इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी सेकंड में रूरल अर्बन एरिया, तो ये तो कुछ है नहीं। सेकंड जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, तो ये देखो सामान्य से विशिष्ट की तरफ तो बच्चों की विकास की वो होती है, क्या बोलते हैं, कि वो कैसे बच्चे उनके जो ये सीखने का तरीका है वो सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक चला जाता है। और फोर्थ में डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रल फंक्शंस, तो ये अलग अलग तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। जितना सिंपल सा मतलब है सैप्लो कैजुअल डायरेक्शन होती है, जहाँ पे बच्चे हेड टू टो तक उनका विकास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा, अगर हम भाषा
के विकास करना चाहते हैं, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक सेंसिटिव, एक संवेदी अवस्था होती है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होगा कि सबसे अगर आपको इस अवस्था में जो बच्चे होंगे ना, उसको आप किसी भी कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करवा सकते हैं, आप कहीं भी हो। अगर आपको किसी ये डिपेंड नहीं करेगा, बस आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है वो डेवलप कर सकता है। पहला है एडल्टहुड। तो देखिए एडल्टहुड का टाइम पीरियड होता है 12 to 18 ईयर्स, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ तक आते आते बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। नो सॉरी, एडल्टहुड नहीं, एडल्टहुड तो अपना ये हो जाता है, ये इसमें 18 के बाद से एडल्टहुड स्टार्ट होता है, उससे पहले होता है राइट। एडल्टहुड कभी नहीं हो सकता। सेकंड में है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो ये जो होता है ये हमारा होगा क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड की जो पीरियड होता है ना, वो इन्फेंसी जो पीरियड होता है, जो शैशवावस्था होती है, उसको क्रॉस करने के बाद आता है। और उसमें जो बच्चे होते हैं अपने जो समाज से बहुत अच्छे से मेल मिलाप करते हैं, इस वजह से उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होती है, या फिर कहते हैं बहुत फास्ट होती है। उससे 5 साल तक के बच्चे कहते हैं कि 6 साल तक बच्चे बहुत अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं। प्री नेटल तो पीरियड बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं। फोर्थ है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, तो ये भी नहीं होगा। खाली जो अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बच्चे लैंग्वेज बहुत अच्छे से एक्वायर करते हैं या फिर उसको ग्रहण करते हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाता है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 6 ईयर ओल्ड गर्ल्स, यानी कि एक 6 साल की लड़की, शोड एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, यानी कि उसमें जो एक 6 साल की लड़की है उसके अंदर जो स्पोर्ट्स को लेके जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, और क्या बोल रहा है कि उसके जो माता पिता हैं दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर और ओन वीकनेस, यानी कि वो क्या करते हैं कि अब उन दोनों के माता पिता स्पोर्ट्स पर्सन हैं और वो उसको रोज़ कोचिंग के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स की कोचिंग के लिए हर रोज़, और ताकि वो उसकी जो कमियां हैं उसको वो सुधार सके। हर कैपेबिलिटीज़ आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ, अब इसकी जो क्षमता है, उसकी जो क्षमता हम देख रहे हैं वो कौन से 2 चीज़ों का नतीजा है, हम ये कह सकते हैं बेसिकली, है ना। तो देखो पहला क्या देखा है, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर यानी कि उसकी शारीरिक क्षमता और जो ट्रेनिंग वो स्पोर्ट्स के लिए ले रही है उसकी वजह से उसकी ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो देखो वो नहीं होगा क्योंकि इसमें हम देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, उसके माता पिता स्पोर्ट्स में हैं। तो देखो हर बच्चे के 2 चीज़ डिपेंड करती है किसी बच्चों के विकास में। पहला होता है हेरिडिटी, यानी कि वो माता पिता से भी कुछ स्किल्स लेता है, एबिलिटीज़ ग्रहण करता है, नहीं तो दूसरा होता है उसके इन्वायरमेंट। देखो स्किल्स उसने ले ली, स्पोर्ट्स पर्सन वाली, दोनों उसके माता पिता, तो हो सकता है कि उसके पास एबिलिटीज़ आ सके, हाँ परसेंटेज ऑफ चांसेस ज़्यादा है ना हेरिडिटी की। और सेकंड में इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट तो उसको मिल ही रहा है, अच्छा से ट्रेनिंग हो रही है, अपनी वीकनेस पे वो वर्क कर रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपल सेकंड में डिसिप्लिन न्यूट्रिशन, तो कोई भी नहीं होगा, ये तो बात की बात हो जाती है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट विकास के लिए सबसे 2 है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो कि उसको अपने पेरेंट्स से और उसकी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो रही है उससे हमें दिख रहा है। हेरिडिटी उसके पेरेंट्स होगा, इन्वायरमेंट जो उसको अभी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मिल रही है उसके लिए। और फोर्थ में था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास का और विकास का और जो उसकी जो शारीरिक रूप से जो उसकी वृद्धि हो रही है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ हमको सामने दिख रही थी। क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर्स को टैकल करना पड़ेगा, बट या फिर बेसिकली 2 चीज़ें ही हमको इम्पोर्टेंट होती है विकास में, इस वजह से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण यहाँ पे सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखो सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है कि जब एक बच्चा अपने समाज से मेल मिलाप करता है और उसके हिसाब से वो चीज़ों को ग्रहण करता है, राइट। अब देखो एक छोटे बच्चे का जो एक प्राथमिक रूप से, देखो 2 चीज़ों समझो, पहले होता है प्राथमिक, दूसरा होता है और द्वितीय, ओके, विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। तो प्राइमरी कौन सा होगा, प्राइमरी वो चीज़ें हो जाती हैं सोशलाइजेशन का जहाँ पर बच्चे पहली बार जो वातावरण से मिलते हैं, और सेकेंडरी वो हो जाएगी जो अपने सबसे करीब होने के बाद जो सेकंड चीज़ के पास हो जाता है वो उसके सेकेंडरी एजेंट हो जाते हैं, जो अपने समाज से सीखता है। तो देखो हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। तो देखो स्कूल तो भाई सेकेंडरी हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि भाई दूसरा कौन, फैमिली के बाद कौन आता है, स्कूल आता है। और जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर वो हमारा प्राइमरी हो जाता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स अगर हमारे साथ वो प्राइमरी सबसे पहले वो आते हैं। सेकंड में है फैमिली एंड रिलेटिव्स। फैमिली तो ठीक है, फैमिली तो फर्स्ट हो जाएगी, पर रिलेटिव्स फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेटिव्स जो होते हैं वो हमारे साथ में नहीं रहते हैं, राइट, नहीं होते ना। तो फैमिली जो है वो फर्स्ट हो गई, रिलेटिव्स हो गए सेकंड हो गए।
थर्ड में है फैमिली एंड नेबरहुड। तो देखो फैमिली और नेबरहुड भी नहीं होगा क्योंकि फैमिली भी फर्स्ट हो गई और नेबरहुड भी सेकंड हम कह सकते हैं। और फोर्थ में है स्कूल एंड नेबरहुड। तो देखिए यहाँ पे सबसे सेकेंडरी की बात हो रही थी, स्कूल भी सेकेंडरी है, नेबरहुड भी सेकेंडरी है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइकोस्की। अब लेव वाइकोस्की ने क्या दिया था? भाषा का सिद्धांत, जो उन्होंने सामाजिक रूप से बच्चे जो समाज से अपनी जो भाषा वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो बच्चे भाषा सीखते हैं उसका सिद्धांत उन्होंने दिया था। और उसके हिसाब से बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लेव वाइकोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो बात कही थी और उसके हिसाब से बच्चे जो तो किस वजह से होता है, जो बच्चे के संज्ञानात्मक रूप से जो सीख रहा है वो किस वजह से होगा? संज्ञानात्मक। ओके, देखो समझो क्वेश्चन को। पहले है एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, यानी कि यहाँ पे स्कीमा की बात हो रही है। तो देखिए स्कीमास की बात हो रही है तो जीन पियाजे की बात हो रही है। सेकंड क्या है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पेयरिंग। और फिर है इक्विलिब्रेशन, तो ये भी जीन पियाजे का से रिलेटेड है। फोर्थ में है सोशल इंटरेक्शन। तो देखो सोशल इंटरेक्शन का नाम आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो थ्योरी है जीन पियाजे की, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि एक बच्चे का विकास अपना सामाजिक सांस्कृतिक रूप से यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, जब बच्चा अपने समाज से घुलता मिलता है और अपने खुद की थिंकिंग को डेवलप करता है या फिर अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है इस टाइप से। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सोशल इंटरेक्शन की बात कही गई है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्सबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग, यानी कि जो कोल्सबर्ग ने जो नैतिकता का तर्क दिया है। ओके, तो इसके अंडर विच स्टेज वुड बी द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉलो, यानी कि अब बच्चे का जो बातें कह रही है इसके नीचे जो बातें कही हुई हैं उसके हिसाब से जो ये चीज़ें किस चीज़ में आएंगी। पहला बोल रहा है कि योर पेरेंट्स विल प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट सो यू शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि आपके माता पिता आप पे बहुत गर्वित होंगे अगर आप ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी दिखाते हो। अगर आप ईमानदार हो तो आपके पेरेंट्स बहुत आप पे गर्व करेंगे। और देखो अगर ये बात हो रही है तो सीधी सी बात है बच्चा ये करने की कोशिश करेगा कि वो कैसे वो लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा, राइट, कि वो कैसे प्रदर्शित करेगा अपने आप को। तो पहला है गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की बात हो रही है। ओके, सेकंड ने बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। थर्ड में पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि पनिशमेंट की वजह से बच्चे बात मानेंगे। फोर्थ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक रूप से। तो देखो अगर पेरेंट्स की बात हो रही है ना तो बच्चे अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शित, यानी कि हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की बात यहाँ पे हो जाती है, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट है क्योंकि उसको बच्चों को अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना है और लोगों के सामने। तो ये जो ओरिएंटेशन है, ये जो बात है, ये जो हमको ये फर्स्ट ऑप्शन को राइट दिखा रही है, राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, क्योंकि इनमें से कौन सा जीन पियाजे के हिसाब से कि उनके अनुसार कह सकते हैं कि जो अधिगम के लिए ज़रूरी है। तो पहला है बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस, यानी कि आपको विश्वास होना चाहिए जस्टिस के ऊपर। ओके, सेकेंड है रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी कि जो माता पिता और जो अध्यापक उनको जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो उनको जो अभी रीइंफोर्समेंट मतलब कि जो उनको देती है, मतलब पुरस्कार कह सकते हैं इस तरफ से जो देते हैं वो लोग, राइट। थर्ड में बोला कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या करेंगे एक लर्निंग के लिए एक्टिवली रूप से, यानी कि एक रूप से अपने वातावरण को जाके जानेंगे, पहचानेंगे और वहाँ पे घुल मिलकर चीज़ों को सीखेंगे। और फोर्थ में बोला है कि ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट, या फिर बच्चे क्या करेंगे जो बड़ों का है ना वो उनका जो बिहेवियर व्यवहार है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे यही होगा कि जीन पियाजे कहते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो एक बच्चा जो होता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो अपने उम्र के हिसाब से अपनी सोच को डेवलप करता है या फिर एक्टिव एक्सप्लोर करता है। सबसे अच्छा बच्चा तभी सीखता है जब वो एक्टिवली रूप से समाज से या फिर अपने वातावरण से घुलेगा मिलेगा और उससे ही तभी उसकी एक्टिवली लर्निंग होगी। इस वजह से यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो जीन पियाजे के थ्रू नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा बिल्डिंग अक्योर्स एज रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास, यानी कि जीन पियाजे के हिसाब से जो हम
ये पहले की स्कीमा से, यानी कि हमारे पास जो पहले की बातें पड़ी होती हैं उसको हम जब मॉडिफाई करते हैं, जब उसको हम बदलते हैं और अपने ओल्ड स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पहला है इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, सेकंड है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, फोर्थ है अकोमोडेशन एंड एडेप्टेशन, और फोर्थ है एसिमिलेशन एडेप्टेशन, राइट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है सेकंड, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी कि हम चीज़ों को समाहित करते हैं और उसके हिसाब से अपनी न्यू नॉलेज में चेंजेस लाते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील शिक्षा वाली कक्षा में, सेट ऑफ द चिल्ड्रन फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, यानी कि एक प्रगतिशील शिक्षा है, तो वहाँ पे एज अ टीचर आपका क्या हक बनता है, सॉरी क्या आप कैसे वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे उस वातावरण में, राइट। तो पहला है कि डिस्करेज इंक्लूजन, यानी कि आप जो समावेशी की बात करते हैं कि सब बच्चों को समान रूप से पढ़ाना चाहिए, उसको आप क्या करेंगे? डिस्करेज करेंगे, उसको नकारेंगे। सेकंड है इंकरेज रिपीटेशन, यानी कि आप क्या करते हो कि आप चीज़ों को बार बार रटवाने पे फोकस करते हो, रिपीटेशन पे फोकस करते हो। थर्ड में बोला है प्रमोट डिस्कवरी, यानी कि एक प्रगतिशील शिक्षा में, जहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा वहाँ पे आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हो, आप उनको बढ़ावा देते हो कि आप डिस्कवरी यानी कि खोजपूर्ण तरीके से सीखें। अब यहाँ पे खोजपूर्ण तरीके से बात हो रही है, तो खोजपूर्ण तरीके से यानी कि उनकी जो लर्निंग हो रही है वो लर्निंग बाय डूइंग होती है या फिर लर्निंग बाय एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की बात हो रही है। या फोर्थ में बोला है इज रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि एक नियंत्रित रूप से हमें उन्हें पढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होगा कि यहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, खेल के थ्रू सीखते हैं, रटने में फोकस नहीं होता है यहाँ पे। तो ये देखो इसमें जो बातें बोल रही हैं वो हमेशा हमें थर्ड ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोट्स डिस्कवरी, यानी कि आप यहाँ पे खोजपूर्ण तरीके से बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं। बल्कि फर्स्ट में जो डिस्करेजमेंट की बात हुई थी, सेकंड में जो रिपीटेशन की बात हुई थी कि दोबारा रट्टा मरवाना, फोर्थ में रेस्ट्रिक्शन की, ये सब नेगेटिव है, ये कुछ भी इसमें यूजफुल नहीं है। खाली जब हम डिस्कवरी यानी कि खोजपूर्ण तरीके में फोकस करते हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर्स की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो क्या सजेस्ट करता है, राइट। उनकी जो उन्होंने मल्टीपल जो उन्होंने थ्योरी दे रखी थी कि हर बच्चे की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है और वो उसके हिसाब से उसकी जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो उसके थ्रू हमें सिखाना चाहिए बेसिकली। तो पहला है कि द टीचर शुड यूज़ MI यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस है, अब उसी के हिसाब से बच्चे के हिसाब से आप अल्टरनेटिव यानी कि अलग अलग तरीके से बच्चों को सब्जेक्ट का जो मैटर है आप उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि साइंस में देख सकते हैं कि साइंस में इन्वायरमेंट भी होता है, तो प्रगति वाली जो नॉलेज होती है नेचर वाली नॉलेज इसमें होती है, और मतलब हर चीज़ में अलग अलग। और ये फिर सब्जेक्ट की बात कर लें तो मैथ में हम पढ़ते हैं, तो मैथ में भी कुछ सम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पोएम्स भी हो जाती है, कि बच्चों को जो छोटे क्लासेस में होता है, राइट। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें लैंग्वेज की बात हो जाती है, यानी कि आप किस तरह से सब्जेक्ट्स को बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से जो उसकी खुद की मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से अल्टरनेटिव वे से पढ़ा सकते हो, राइट। तो ये बोल रहा है। सेकंड में बोल रहा है एबिलिटी टू इज डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो उसकी योग्यता है ना वो एक निर्धारित है और वो आप उसको बदल नहीं सकते हो समय के साथ, तो ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। थर्ड में है चिल्ड्रन शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल द इंटेलिजेंस। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको 8 तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को ताकि उसकी इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि देखो बेसिकली अब 8 अगर इंटेलिजेंस है तो आप 8 इंटेलिजेंस से कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? मतलब अगर आप उसकी स्पेसिफिक नॉलेज उसको आप अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हो, क्योंकि उसको 8 में तो उसको मास्टरी नहीं है। और फोर्थ में जो बोला था इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय IQ टेस्ट, तो ये तो होता है नहीं बिल्कुल भी कि IQ टेस्ट के हिसाब से ही होगा, क्योंकि हर बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। और जो उसकी IQ की जो बात थी आप उसके हिसाब से सिर्फ उसको आइडल में या फिर कह सकते हो कि उसमें बांट तो सकते हो, पर उसकी जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है उससे नहीं कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी वैसे ही हमें इनकरेक्ट सा लग रहा है। तो खाली जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रखा है इसको, इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट है, जिसने बोला था कि आपको क्या करना है अल्टरनेटिव वेज लाने मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेके, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अ 5-year-old गर्ल टॉक टू हरसेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू फोल्ड टी शर्ट, यानी कि एक 5 साल की लड़की क्या कर रही है, बच्ची क्या कर रही है, खुद की टी शर्ट जब वो फोल्ड यानी कि जब मोड़ती है उसको सही करती है तो खुद से ही बातें करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर डिस्प्ले बाय द गर्ल, यानी कि अब जो ये जो बिहेवियर दिखा रही है बच्ची उसके हिसाब से ये जो बिहेवियर उसने दिखाया है वो उसके बारे में कौन सी जो इसमें कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, वो सही होगा। पहला है कि जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज अ सोशल इंट्रैक्शन, यानी कि जीन पियाजे क्या कर रहे हैं, इसको सामाजिक इंट्रैक्शन। तो देखो जीन पियाजे ने सामाजिकता की तो बात की नहीं तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। वाइल लाइवर्सकी वुड एक्सप्लेन इट एज ए एक्सप्लेनेशन, तो और वाइगोस्की क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करें एक्सप्लेनेशन की तरह, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड में बोला हुआ है कि जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू इमिटेट द मदर, तो कह रहे हैं कि जो जीन पियाजे वाइगोस्की है ना, उन्होंने कहा कि ये कि बच्ची क्या कर रही है, ये अपनी माँ को नकल कर रही है, राइट, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में बोला है कि जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड थॉट, तो जीन पियाजे ने तो ईगोसेंट्रिक की बात करी है पर जो वाइगोस्की ने नहीं करी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच while Lev Vygotsky would explain this as the child attempt to regulate her actions through private speech, तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने इगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी है, जबकि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने क्या कहा कि बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं, यानी कि जब खुद को ना कुछ काम करना होता है ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, वो खुद ही प्राइवेट स्पीच यानी कि खुद से बातें करते हैं और अपने आप को निर्देशित यानी कि खुद को डायरेक्शन देने के लिए ऐसी बातों का यूज़ करते हैं, ऐसे प्राइवेट स्पीच का बात करते हैं। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाता है, जबकि जो बाकी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, जेंडर इज एन, यानी कि जो जेंडर की बात हो रही है, बेसिकली जेंडर क्या होता है, जो हम जो ये जेंडर मीन्स कि जब हम सोसाइटी, जब हम लोगों को एक जो लड़का लड़की के हिसाब से जो एक जो रूढ़िबद्धता के कह सकते हैं कि या फिर रोल्स होते हैं उसके हिसाब से हमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों में जो डिफ्रेंशिएट होता है वो जेंडर के अंदर आता है। तो उसके बारे में पूछा हुआ है कि ये जेंडर है क्या। पहला है कि इंटेंट क्वालिटी, ये कोई क्वालिटी है, तो देखो क्वालिटी तो कभी नहीं होगी। सेकेंड है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी कि एक सामाजिक रूप से इसको गढ़ा गया है फिर इसको बनाया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो जेंडर बेसिकली यही तो है कि आप किस तरह से एक लड़का लड़की में आप कैसे सामाजिक रूप से आप उनको रोल निर्धारित कर देते हो, आप उनकी एक रूढ़िबद्धता की तरह उनमें चीज़ों को बांट देते हो, राइट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ जेंडर। बायोलॉजिकल तो नहीं होगा क्योंकि बायोलॉजिकल जेंडर उसका पार्ट नहीं होता है, और फिर फिजियोलॉजिकल, राइट, तो ये भी पार्ट नहीं होगा। तो खाली हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्शन की बात कही गई है वो करेक्ट हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि एज अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में, वो फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जो ये विश्वास करती है कि सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में, जो कि सामाजिक संरचनाएं फिर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो संरचनावाद होता है, लेव वाइगोत्स्की जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रीफर टू असेसिंग योर स्टूडेंट, यानी कि आप इस मेथड के हिसाब से आप क्या प्रीफर करोगे बच्चों को आकलन करने के लिए। जो आप कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी अगर आप बिलीव करते हो उसमें संरचनावाद की थ्योरी को, तो एज अ टीचर आप क्या बच्चों को कैसे आकलन करोगे। पहला है कि फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, यानी कि आप क्या करोगे जो फैक्ट पे बेस है ना, फैक्ट यानी कि टू द पॉइंट, जो आपने जो तथ्य बच्चों को पढ़ा दिए उसको याद करवाने वाले क्वेश्चंस दोगे उनको, उसके हिसाब से आप करोगे। सेकंड है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि आप 4 जो हम अभी कर रहे हैं फिलहाल क्वेश्चंस, वो 4 वर्ड्स वाले ही हैं, ऑब्जेक्टिव ही हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को प्रमोट करोगे या फिर बढ़ावा दोगे। थर्ड है कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट, यानी कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में बच्चों को शामिल करोगे जहाँ पे एक ग्रुप हो सकता है कि बच्चों का ग्रुप आके काम कर रहा है, राइट, तो वहाँ पे आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में बच्चों को हेल्प करोगे। या फिर फोर्थ है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यानी कि एक जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है बच्चों को टेस्ट करने के लिए कि उन्होंने कितना आया, उनको कितना आ रहा है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे। देखो आप यहाँ पे आप क्या बिलीव कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिविस्ट की, आप बच्चों को क्या करवाना चाहते हो, उनको सिखाना चाहते हो, उनको खुद की सोच को डेवलप करना चाहते हो एक सोशल कंस्ट्रक्ट में। अब वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि बच्चे सामाजिक प्राणी होते हैं, आप उनसे समाज से जितना मिलवाओगे घुलाओगे उतना सामाजिक रूप से सामाजिकता की बेस की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर इनमें से कैसे सामाजिकता होगी, खाली थर्ड ऑप्शन में जो कोलैबोरेशन की बात हो रही है प्रोजेक्ट्स की, जब आप बच्चे को मिला जुलाकर आपस में काम करवाते हो तभी एक वाइगोत्स्की की जो उन्होंने थ्योरी दे रखी है सामाजिकता की उसके हिसाब से काम होगा। और इस वजह से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। आप क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम, यानी कि एक अध्यापक
टीचर यानी कि आप अध्यापक के रूप में आपसे बात हो रही है कि अगर आपको बच्चों में डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान में होते हैं, वैसे ही बच्चों में जो डिफरेंसेस है आप उसे कैसे डील करोगे, आप जो उनके व्यक्तिगत विभिन्नता पा रहे हो उसे कैसे डील करोगे। पहला है कि इंगेज इन अ डायलॉग विथ स्टूडेंट एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, यानी कि आप उनको बातचीत में लगाओगे, उनसे बात करके डायलॉग के थ्रू उन्हें सिखाते हो और उनकी जो खुद की सोच है ना उसको वैल्यू देते हो। अब खुद की सोच की बात हो रही है, जो बच्चों की सोच है, वैल्यू दे पर्सपेक्टिव, तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होती है, तो पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड है इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन स्टूडेंट। देखो आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल अब इम्पोज किया जा रहा है, तो रूल्स यहाँ पे इम्पोज किए जाएंगे तो वो वैसे ही आप सही नहीं होगा, है ना। कैसे बच्चे इतने रूल्स को हिसाब से करेंगे, कितना स्ट्रिक्ट रह सकते हो। थर्ड ने बोला है कि हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, यानी कि आप यूनिफॉर्म क्या हो गया कि एक ही तरह का, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म कहते हैं वैसे ही जो यूनिफॉर्म क्या होता है, जो एक ही तरह का होता है, एक ही यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, यानी कि आप एक ही तरह का सामान्य रूप से एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आप बच्चे अलग अलग हैं तो एक ही तरह का असेसमेंट नहीं कर सकते हो। फिर फोर्थ है सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर मार्क्स, यानी कि आप बच्चों को अलग अलग कर सकते हो। कैसे? उनके मार्क्स के बेस में। भाई आपके कितने नंबर आए, 90, आप आगे टॉप में, आपके 50, आप आगे नीचे लेवल पे, आप ऐसे तो करोगे नहीं, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग होती है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है। ओके, तो जो सेकंड थर्ड फोर्थ हमें ऐसे ही रॉन्ग हो गए हैं बेसिकली। और देखो फर्स्ट में क्या बोला हुआ था, फर्स्ट में बोला हुआ था कि हमें उन्हें डायलॉग में इंगेज करवाना है, तो इससे क्या होगी और खुद के उनके पर्सपेक्टिव को हमें समझने में मदद मिलती है। इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि असेसमेंट इज पर्पसफुल, यानी कि अगर हम आकलन करते हैं बच्चों का तो कब वो एक तरह से सही होगा या फिर हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सकता है, राइट। पर्पसफुल एक उसकी सही दिशा होगी। तो पहले है कि इफ़ इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर ये साल के सिर्फ अंत में किया जाता है तभी सही होगा। तो देखो ये भी तो होगा नहीं कि खाली साल के अंत में होगी, अगर साल के अंत में होगा तो खाली ऐसे की बात होगी, समेटिव असेसमेंट की बात होगी, FA कहाँ गया, और बीच बीच में जो हम लोग उनकी खुद की डेवलपमेंट के लिए करते हैं टेस्ट वगैरह, वो सब कैसे होगा। फिर हम क्लास में फीडबैक लेते हैं वो भी नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर है सेकंड में है कंपेरेटिव एवोल्यूशन आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपेरेटिव की बात हो रही है। कंपेरेटिव मतलब कि आप बच्चों में क्या कर रहे हो, आप उनमें भेदभाव कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से, और किस लिए, ताकि उसकी अचीवमेंट को आप देख सको एक दूसरे से। अगर आप एक दूसरे से फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है तो बाकी सब बच्चे कहाँ जाएंगे, खाली फर्स्ट को ऊपर रखोगे बाकी को नीचे, तो कैसे चलेगा। कंपेरेटिव एवोल्यूशन तो कभी भी ठीक नहीं होता। थर्ड है कि इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमॉन्ग द स्टूडेंट, कि बोल रहा है कि असेसमेंट तभी पर्पस होगा जब आप उनमें डर की भावना, उनमें स्ट्रेस, यानी कि आप उनको बौद्धिक रूप से परेशान कर दो कि भाई वो पेपर आने वाले, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ बोल रहा है कि इट सर्व्स एज फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, यानी कि ये क्या काम करता है असेसमेंट, ये अध्यापक को एज आप अध्यापक आपको पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, आपको एक फीडबैक मिलता है बच्चे की लर्निंग का कि आप कैसे, आपको लर्निंग का अगर फीडबैक मिल जाएगा कि इसे कितना आ रहा है, बच्चे को कितना आ रहा है, उसके 10 कुछ भी आपको पता चले, उसकी कमियां पता चले, उसकी राइटिंग ठीक नहीं है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक नहीं है, हो सकता है उसको कोई चीज़ समझ में ना आई हो। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको सही कर सकते हो, राइट। तो आप ये सब जब सब सही करोगे तो ये तभी एक पर्पसफुल होगा, क्योंकि बेसिकली असेसमेंट का मतलब किसी को ऊपर नीचे नहीं करना है, फिर कंपेयर करना नहीं, आपको एक बच्चे को सही तरीके से उसको टीचिंग करवानी, उसको सही लर्निंग करवानी है, उसकी डेवलपमेंट करवानी, राइट। तो विच इज़ सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर इट हैज़ टू बी, यानी कि ये जो 2005 हमारा NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसके अंतर्गत एक अध्यापिका का क्या रोल है। पहला है परमिसिव, दूसरा है फैसिलेटर, थर्ड है ऑथोरेटिव, तो यस ही रॉन्ग हो गया, ऑथोरिटी की बात हो रही है। फोर्थ है डिक्टेटर, ये भी रॉन्ग है। परमिसिव ये भी नहीं है। देखो फैसिलेटर की बात हो रही है, फैसिलेटर यानी कि आप नॉलेज को फैसिलेट करते हो, एक बच्चों में एक नॉलेज जैसा फैसिलेटर की तरह, कैसे आप बच्चों को एक नॉलेज को बाहरी रूप से जोड़ते हो, ये सब बातें आप एज अ टीचर आपको सिर्फ इतना याद कर रहे हैं कि आप एज अ टीचर आप एक फैसिलेटर हो, एक नॉलेज की फैसिलेटर, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज़ फैसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला हुआ है कि रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि एक रिसर्च बताती है कि एक डाइवर्स क्लासरूम में, यानी कि एक अलग तरीके जो जिसमें बहुत तरह के बच्चे हैं, राइट, अ क्लासरूम अ टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डैश इन देयर लर्निंग, यानी कि एक अध्यापिका को क्या एक उम्मीद होगी बच्चों से, एक स्टूडेंट से,
उनकी लर्निंग के बारे में। तो पहला बोला कि शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद द लर्निंग, यानी कि वो उसकी लर्निंग को रिलेट नहीं करेगा। सेकंड में बोला कि डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लर्निंग, तो ये भी गलत है कि उसकी लर्निंग पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। थर्ड है हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, यानी कि इससे क्या होता है बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंट। फिर बोला है कि आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द लर्निंग, यानी कि ये बहुत ही सोल डिटर्मिनेंट हो जाता है, बहुत यही स्पेसिफिक होता है। तो देखो ऐसा नहीं, ऐसा देखो डाइवर्स क्लासरूम क्या होती है, डाइवर्स क्लासरूम यानी कि उसमें क्या होगा, आपके पास इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, आपके पास नॉर्मल भी हैं, आपके पास उससे कम लेवल के, यानी कि जो बच्चे बौद्धिक रूप से अच्छे हैं, उससे मीडियम है, वो सब आप टाइप के बच्चे मिक्स हो रखे हैं। अब इससे क्या होगा कि बच्चे जो लर्निंग पावर होती है, जो लर्निंग सीखते हैं, वो अच्छे से सीखते हैं, यानी कि जिसकी कमियां कुछ बच्चों में है तो वो दूसरी पूरी कर देते हैं आपस में बात कर करके, राइट। तो इसका क्या असर होगा बच्चों की लर्निंग पे, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है अधिगम में, यानी कि लर्निंग पे। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोल रहा है कि इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, यानी कि जो समावेशी की शिक्षा की बात हो रही है बच्चों पे, जो बच्चे इंक्लूजन चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे जिनको स्पेशल ज़रूरतें होती हैं, अगर हम उन्हें समावेशी शिक्षा में डालते तो उसका क्या असर पड़ता है। तो पहला है कि विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि अगर स्पेशल नीड्स के बच्चों को हम स्कूल्स में डालते हैं तो उसको बर्डन बढ़ जाएगा। सेकंड ने बोला है कि रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी कि अगर हम बच्चों को ऐसा करते हैं, बच्चों को समाहित करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड यानी कि अपने सोचने का तरीका, कंटेंट अपना हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, अप्रोच ऑफ टीचिंग, जो नॉर्मल बच्चों को हम जिस तरीके से पढ़ा रहे थे, जब ये बच्चे आ जाएंगे तो हमें अपनी खुद की सोच को, अपनी सामग्री को, अपनी अप्रोच ऑफ टीचिंग को हमें किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से पढ़ाना है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बोला है सेकंड में। थर्ड ने बोला है कि इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह से हम कर ही नहीं सकते, अनरियलिस्टिक यानी कि ऐसा असंभव है, रियली नहीं है। ओके, फोर्थ ने बोला है कि इज डिटरमेंटल टू चिल्ड्रंस विदाउट डिसेबिलिटी, डिटरमेंटल टू चिल्ड्रन, अच्छा तो ये सही नहीं है, विदाउट ये जो बच्चे हो रहे हैं बच्चे हैं विदाउट डिसेबिलिटी वाले, तो ये भी गलत हो जाएगा। खाली जो ऑप्शन में सेकंड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारे इससे बर्डन नहीं होता स्कूल पे, हमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि इसे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल नीड के बच्चों को अगर हम समाहित करते हैं, हो सकता है उसको फिजिकली प्रॉब्लम हो, या फिर उसको आइस से हो, या फिर हेयरिंग हो, तो हम उसको रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन में चेंज कर सकते हैं, हम उसको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट कुछ भी। अगर वो बच्चा क्या बोलते हैं बैसाखी यूज़ कर सकता है, या फिर क्या, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं एक वो बना सकते हैं, सीढ़ियों वाली लेन बना सकते हैं इस तरीके से। या फिर कोई बच्चा अगर ब्लाइंड है तो हम उसको ब्रेल लिप पे यूज़ कर सकते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों को हम लोग अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसका पार्ट बना सकते हैं, विच इज़ पॉसिबल, वो ज़रूरी भी है। उस नंबर 26 में बोला हुआ है कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेराइड सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि आपके पास ऐसे क्लासरूम हैं जहाँ पर सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल, आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक के क्षेत्र के बच्चे आते हैं, जिससे क्या होती है लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ही अच्छे से हो पाता है, एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज, ये जो बात बोली गई है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी जो शिक्षा होती है, फिर जो हम बच्चे लर्निंग अधिगम करते हैं वो बहुत अच्छा हो जाता है, ये बोला हुआ है। वो क्या होगा, पहला है कि करेक्ट है क्योंकि बिकॉज इट मेक द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, ये सही है क्योंकि इससे क्या होता है बहुत ही हायरार्किकल अप्रोच हो जाती है। कि देखो हायरार्किकल क्या होगी कि ऊपर नीचे जो हम तबके की बात करते हैं वो उसकी बात हो रही है कि ये सही है, राइट, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है इनकरेक्ट है क्योंकि इट लीड्स टू अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, कि ये गलत है क्योंकि इससे क्या होगा एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा बच्चों में। कॉम्पिटिशन कैसे क्रिएट हो सकता है, अगर मान लो सोशली हम समझे, इकोनॉमिकल समझे, अगर कोई बच्चे निम्न स्तर के हैं, निम्न आर्थिक रूप से, हो सकता है कि जो रिच बच्चे उनमें कुछ प्रॉब्लम हो कंपटीशन, तो इस स्टेप से बोल रहे हैं, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड में थर्ड में बोला कि इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन बी कन्फ्यूज द चिल्ड्रन एंड दे मे फील लॉस्ट, यानी कि बच्चों को कन्फ्यूज कर सकता है। कल्चर बैकग्राउंड की बात हो सकती है यहाँ पे कि बच्चे अलग अलग कल्चर से आते हैं तो वो उसमें हो, तो ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है कि करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पेयर्स, यानी कि ये सही है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बच्चे बहुत सारी तरीके से सीखते हैं अपने ही साथी दोस्तों से, तो ये देखो ये करेक्ट है क्योंकि देखो अगर हम यहाँ यहीं की बात कर ले, फिर यहाँ की बात जैसे कि
स्टेट्स लाइक दिल्ली एंड मुंबई, तो वहाँ पे कैसे बच्चे अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स से आते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं और एक स्कूल में पढ़ते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसमें बच्चे ज़्यादातर नई नई चीज़ें सीखते हैं, दूसरों के कल्चर को जानने को उनको मौका मिलता है, उनके सोशल बैकग्राउंड को जानने का मौका मिलता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को जानने का मौका मिलता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, मैंने स्किल सीख सकते हैं एक आपस में ही मिलजुल कर। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ द फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ने बोला हुआ है कि अ चाइल्ड विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, कि एक बच्चा है जिसको सुनने में अक्षमता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात हो रही है, कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटीज़ कैन रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, यानी कि वो एक सामान्य स्कूल में बहुत ही अच्छे से कर सकता है अगर हम उसको सही सुविधा देंगे, सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो हमको सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन पर विथ क्लासमेट इन अ रेगुलर स्कूल, यानी कि वो कभी भी अपने साथी जो दोस्त हैं उसके उनके जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये तो कोई गलत है, क्योंकि वो कर सकता है अगर आप उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है कि शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर विच हियरिंग इम्पेयरमेंट आर नॉट टू बी इन रेगुलर स्कूल, यानी कि उसको सिर्फ ना आपको रेगुलर स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, आपको उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्कूल में भेजना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बात होती है कि सभी बच्चों को हमें समाहित करके पढ़ाना है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में है विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। तो देखिए तो वैसे ही रॉन्ग है, क्योंकि आप खाली वोकेशनल ट्रेनिंग एक ही टाइप की उसकी स्किल आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि उसको कौन सी स्किल पे आना है। उसको खाली हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है ना, तो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट को अगर वो सही कर लेगा बच्चा, उसको कोई अपनी हो सकता है अपनी मशीन से यूज कर सके, अपनी खुद की एजुकेशन, उसके जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकें उसको, राइट। तो उसको यूज़ करके वो अपने खुद जो बनना चाहता है अपनी लाइफ में क्या, तो वो बन सकता है ना। खाली एक स्पेसिफिक स्किल से आप उसे कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में आप खुद ही जज करके उसे पढ़ा सकते हो। खाली जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है कि हमें उसको रेगुलर स्कूल में पढ़ाना चाहिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर, यानी कि एक जो गिफ्टेड लर्नर होता है, एक गिफ्टेड लर्नर जो होता है जिसे हम आइडल चाइल्ड भी बोलते हैं, जिसका IQ 120 के ऊपर होता है, तो उसके बारे में बोल रहा है कि उसकी कौन सी विशेषता है। तो पहला ही इज़ हाईली टेम्परमेंटल, यानी कि वो उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, उसकी जो टेम्परमेंट में मतलब जिनको गुस्सा उससे ज़्यादा जल्दी आता है। फिर सेकंड में बोला है कि ही इंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग रॉकिंग, यानी कि वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, हैंड फ्लैपिंग करके रॉकिंग करके इस तरीके से। फिर बोला है कि ही गेट्स अग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही गुस्से वाला होता है और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, सारे तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ, यानी कि वो उसे बोरियत की फीलिंग हो सकती है अगर वो क्लास एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी कि ऐसी अगर आप उसको इतना मतलब आइडल बच्चे बेसिकली इतने मोटिवेटेड होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं, उनको जो आप उनको नॉर्मल पढ़ाई करवाएंगे आप वो लोग बहुत ईजिली कर लेंगे, उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही पास कर लेंगे। बल्कि वो खुद की एनर्जी उसकी अगर वो उनको ऐसे काम नहीं दोगे तो वो खुद बोर फील करने लगेंगे, उनको चैलेंजिंग टास्क की ज़रूरत होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट है और बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि अ टीचर कैन इन्हेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय, यानी कि एक अध्यापक है किस तरह से एक एलिमेंट्री क्लासरूम में इफेक्टिव लर्निंग करवा सकता है, राइट। तो पहला बोला है कि इंकरेजिंग कंपटीशन अमॉन्ग्स हर स्टूडेंट, यानी कि वो क्या कर सकता है, विद्यार्थियों में ही आपस में कंपटीशन करवा सकता है। उसको प्रकृति, हाँ तो देखो तो कंपटीशन तो कभी भी करवाना नहीं है हमको, क्योंकि हमको हर बच्चा अलग होता है, उसकी क्षमता अलग होती है, राइट। तो कंपटीशन तो आपको ऐसे रॉन्ग कर देना है। सेकंड है कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को उनकी खुद की लाइफ से, उसके खुद के जीवन से उदाहरण दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। अब देखो अगर हम उसे ऐसे समझाएंगे कि उसके जीवन से जोड़ेंगे तो उसको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, उसकी रुचि लगी रहेगी उस चीज़ में, और उससे क्या होगा, वो अच्छे से सीख सकता है। थर्ड में क्या बोला है, ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर स्मॉल स्टेप्स इन द लर्निंग। अब आप क्या कर सकते हो कि एज ए टीचर आप उसको जब भी वो कुछ अच्छा करता है, कुछ अच्छा उसने सीखा, तो आप उसको रिवॉर्ड दे दीजिए। तो देखो आप कितनी देर तक रिवॉर्ड देंगे, आप रिवॉर्ड उसको फर्स्ट आने पे दे सकते हैं, सेकंड आने पे दे सकते हैं, थर्ड आने पे दे सकते हैं। हर रोज़ वो होमवर्क करके आते हैं तो रोज़ रिवॉर्ड देना भी ठीक नहीं है, आप कितने रिवॉर्ड दे पाओगे। फिर है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि आप उसको अभ्यास कराइए और उसको याद करवाइए। तो देखो इतना ये भी
ये इफेक्टिव लर्निंग का पार्ट नहीं हो सकता। रट्टा मरवाना और प्रैक्टिस एक सीमित रूप से ही करवाया जा सकता है। और तो इस वजह से अगर जो एग्जाम्पल बोल रहा है इफेक्टिव लर्निंग का, तभी हो पाएगा कि आप उसके जीवन से उसे जोड़ें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद अगर वो उस एग्जाम्पल को अगर बार फिर से देखेगा जैसे कि, तो वो खुद ही सीखेगा, खुद ही उसको याद आएगी वो चीज़ें। आपको उसे रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको खुद ही याद आ जाएगी कि हाँ मैम ने मुझे ऐसे पढ़ाया था इस टाइप से, राइट। इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो उसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन बच्चों के बारे में सही है। पहला है चिल्ड्रन आर पैसिव रिसेप्टिव ऑफ नॉलेज, यानी कि देखो पैसिव की बात हो रही है, एक्टिव की नहीं। एक्टिव यानी कि जब बच्चा बहुत ही एक्टिविटी करता है, खुद ही इन्वॉल्व होता है सीखने के लिए चीज़ों को। और पैसिव क्या होता है, उसका अपोजिट। पैसिव यानी कि आप एज ए टीचर बच्चों को बस पढ़ा रहे हो। लेक्चर मेथड पता ही है कि लेक्चर मेथड में क्या होता है, बच्चे पैसिव रोल करते हैं, जहाँ पे बच्चे बस सुनते रहते हैं बैठकर, उन्हें कुछ एक्टिविटी नहीं करनी होती, वो बस नॉलेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो विच इज़ नॉट करेक्ट। आपको ऐसे बच्चों को नहीं बनाना है, आपको उन्हें इंगेज करना है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। फिर बोले कि चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि बोल रहे हैं कि बच्चे क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कि खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं खुद। तो ये भी करेक्ट है कि अगर हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में बनाते हैं तो वो अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। फिर बच्चे की ही खासियत है। थर्ड में है कि चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चे क्या होते हैं, एक छोटे खोज। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखो बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है इस छोटी एज में, चिल्ड्रन में, कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है, इससे क्या होगा, ये क्या है, मतलब क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो ये क्या होता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ में बोला है कि चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे क्या होते हैं, अब वातावरण को बहुत अच्छे से एक्टिवली एक्सप्लोर करने वाले होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन करेक्ट है। खाली जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाता है कि बच्चे पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, बल्कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा ए को छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। इस वजह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, विच इज बी, सी एंड डी, राइट। तो विच इज अ पार्ट ऑफ सेकंड, लास्ट वन, सेकंड डी का जो ऑप्शन दे रखा है बी, सी एंड डी, वो ये करेक्ट हो जाता है। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस ये सॉल्व किए पेडागोगी के। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही।